हेलो स्टूडेंट, स्टडी विथ प्रकाश चैनल में है वो आपका स्वागत है। राजस्थानी भाषा और बोलियों के टॉपिक में विशेष महत्व हो जाता है। कुछ रचनाएं हैं वो पूछ ली जाती है, जैसे पीछे कांस्टेबल में है, पटवार में है, कुछ रचनाएं पूछी गई थी। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वो याद रखना है आपको। एग्ज़ाम में से जो रचनाएं पूछ ली जाती हैं उनके आंसर हम कैसे दे सकेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को याद रखिएगा शेयर करना है वो न भूलें। तो अभी एक नाम आया था, जैसे राजस्थानी भाषा और बोलियों का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें एलपी टेसीटोरी का जन्म है वो उदीना गांव। कौन से गांव में? उदीना गांव में हुआ था। ये उदीना गांव पड़ता है इटली में। उदीना गांव इटली से एलपी टेसीटोरी अपने यहाँ राजस्थान में आए, बीकानेर में, राजस्थान में बीकानेर में आए। तो उस समय बीकानेर में जो शासन था, जो राज था वो किसका था? गंगा सिंह का। बीकानेर में है वो जो राज था उस समय है वो किसका था? गंगा सिंह का। तो राजस्थानी भाषा का जो ऐतिहासिक सर्वे है वो किसके काल में हुआ? गंगा सिंह के काल में हुआ था। अब एलपी टेसीटोरी है वो एक अंग्रेज विद्वान था, और अंग्रेज विद्वान को अपने यहाँ की भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। तो एलपी टेसीटोरी की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने एक गुरु बनाया था। अपने यहाँ ऐतिहासिक सर्वे की बात करें तो गुरु बनाया था जिनका नाम था विजय धर्म सूरी। एक जैन आचार्य को गुरु बनाया, और अपने यहाँ जो जिले में आए थे वो कौन सा था? बीकानेर। और बीकानेर से यादें जुड़ गई एलपी टेसीटोरी की। तो बीकानेर का जो जुड़वा शहर है वो किसे कहा जाता है? उदीना गांव को कहा जाता है। उदीना गांव कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। एलपी टेसीटोरी ने गुरु बनाया था विजय धर्म सूरी को, और इन्हीं की सहायता से अपने यहाँ के जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनको समझा था और इटली भाषा में क्या किया? अनुवाद किया था। एलपी टेसीटोरी को एक नाम से जाना जाता है, धोरारो धोरी। धोरारो धोरी के नाम से है वो किसे जाना जाता है? एलपी टेसीटोरी, क्योंकि अपने पश्चिमी राजस्थान में ऐतिहासिक सर्वे के दौरान अपने यहाँ जो टीले होते हैं उनको अपने देशज भाषा में धोरे बोलते हैं। तो उन धोरों पे है ये धोरारो धोरी। कौन है? धोरारो धोरी। कौन? एलपी टेसीटोरी। तो धोरारो धोरी के नाम से एलपी टेसीटोरी को जाना जाता है। इनकी जीवनी भी है वो धोरारो धोरी के नाम से है। धोरारो धोरी जीवनी लिखी थी नथमले जोशी ने। तो कांस्टेबल और हाई कोर्ट के जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। धोरारो धोरी के रचनाकार है वो नथमले जोशी है, लेकिन जब नाम आ जाता है धरती धोरारी के रचनाकार में नाम याद रखिएगा कन्हैया लाल सेठिया, जिन्हें राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह है वो कन्हैया लाल सेठिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अभी आपको है वो साबित कर देंगे भी। कन्हैया लाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का विषम पितामह क्यों कहा जाता है? एलपी टेसीटोरी उदीना गांव से बीकानेर आए और बीकानेर में ही इनके मृत्यु हो गई। लेकिन एक अच्छा काम ये किया भी, बीकानेर में जो म्यूजियम है बनाने का श्रेय किसे जाता है? एलपी टेसीटोरी को जाता है। एलपी टेसीटोरी की छतरी भी कहाँ बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। जिसने पहले के जो वीडियो देखे हैं उसमें एक बात का जिक्र हुआ था भी, अपने यहाँ सबसे पहले भी क्षेत्रफल में बात की थी मारवाड़ी, और मारवाड़ी से पहले मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और मरु भाषा की शुरुआत भी कहाँ से हुई? पश्चिमी राजस्थान से हुई थी। और बीकानेर भी है वो किस तरफ आता है? पश्चिमी राजस्थान की तरफ आता है। और पश्चिमी राजस्थान का जो व्याकरण है वो किसने लिखा? एलपी टेसीटोरी ने लिखा था। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो याद रखिएगा। कौन से? शुरुआत कहाँ से हुई? पश्चिमी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? पश्चिमी राजस्थान से हुई। तो इन्होंने तैयार किया था पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण।
तो पश्चिमी राजस्थानी यानी डिंगल शैली की बात करेंगे। डिंगल का शुद्ध रूप, मारवाड़ी का शुद्ध रूप। डिंगल का नाम आता है जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो डिंगल में सबसे ज्यादा साहित्य किसने लिखा? चारणों ने लिखा। तो राजस्थान चारण साहित्य, राजस्थान चारण साहित्य। और इधर आए तो ऐतिहासिक घटना हुई और यहाँ पर क्या करने आए थे? सर्वे। तो दूसरी पुस्तक हो गई राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। और एक तीसरी पुस्तक की बात करते हैं तो एलपी टेसीटोरी की पुस्तक है ए डिस्क्रिप्टिव ऑफ बोर्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। तो पश्चिमी राजस्थान में आए, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण तैयार किया। तो पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण पुस्तक भी एलपी टेसीटोरी की है। सबसे ज्यादा अधिकांश साहित्य चारणों ने लिखा। तो दूसरी पुस्तक राजस्थान चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे है। और अंग्रेज ने अपनी पुस्तक लिखी ए डिस्क्रिप्टिव ऑफ बोर्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। तो एलपी टेसीटोरी के साथ में, एलपी टेसीटोरी के साथ में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था रामकरण आसोपा। ये रामकरण आसोपा है भी अपने यहाँ तो ऐसे ही व्यक्ति होंगे। रामकरण आसोपा जो रहने वाले थे कहाँ के? जोधपुर के। रामकरण आसोपा है वो जोधपुर के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वे में साथ दिया था 1914 से लेकर 1919 तक, क्योंकि 1919 में एलपी टेसीटोरी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? बीकानेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो रामकरण आसोपा ने जो ये अधिकांश साहित्य चारणों ने लिखा मारवाड़ी का, और मारवाड़ी का जो शुद्ध रूप है उसे डिंगल कहते हैं। तो रामकरण आसोपा जो जोधपुर के रहने वाले थे, इन्होंने एक शब्दकोश तैयार किया जिसमें लगभग कितने हजार शब्द थे? 20,000 शब्द थे। और यहीं से मारवाड़ी का, ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ी का पहला शब्दकोश, मारवाड़ी का पहला शब्दकोश या लिखा हुआ जय डिंगल का पहला शब्दकोश। राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी या डिंगल का पहला शब्दकोश लिखने वाले व्यक्ति रामकरण आसोपा थे। और रामकरण आसोपा का एक कथन आता है, रामकरण आसोपा का एक कथन आता है, मारवाड़ी ही डिंगल है, मारवाड़ी ही डिंगल है, मारवाड़ी ही डिंगल है, डिंगल ही राजस्थानी है, मारवाड़ी ही डिंगल है, डिंगल ही राजस्थानी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामकरण आसोपा का, जिन्होंने मारवाड़ी का पहला शब्दकोश तैयार किया था। और यही जोधपुर के रहने वाले हैं। और सीताराम लालस है, सीताराम लालस, इधर राम है, इधर राम है और इधर सीता राम है, राम के साथ सीता है यानी सीता राम है। तो सीताराम लालस भी कहाँ के रहने वाले? जोधपुर के रहने वाले थे। और सीताराम लालस के मन में लालच आया, बड़ा काम किया। जोधपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने 20,000 शब्दों का शब्दकोश तैयार किया। तो 20,000 शब्दों के आगे एक शून्य और लगा दीजिए, कितने लाख है? 2 लाख। लगभग कितने? 2 लाख शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया। तो ये राजस्थानी भाषा का कैसा शब्दकोश हुआ? व्रत शब्दकोश। राजस्थानी भाषा का व्रत शब्दकोश तैयार किया था किसने? सीताराम लालस ने। ऐसा करने पर इन्हें है वो क्या दिया गया? पद्मश्री। राजस्थानी भाषा के लिए है वो पद्मश्री, यानी बड़ा काम किया था सीताराम लालस ने। 2 लाख शब्दों का, लगभग 2 लाख शब्दों का व्रत शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस ने तैयार किया। और ब्रिटेन की पत्रिका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इन्हें राजस्थानी जुबा की, राजस्थानी भाषा के मसाल कहा गया। किसे? सीताराम लालस को। कहाँ के रहने वाले?
जोधपुर के रहने वाले, लेकिन एक नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़ का। जब राठौड़ों की बात होती है, राठौड़ वंश की बात होती है, तो नाम आता है इतिहास में किसका? मारवाड़ का। मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ते हैं तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंतर्गत राठौड़ों की एक शाखा है जो जांगल देश कहाँ जाती है? बीकानेर। कहाँ जाती है? बीकानेर जाती है। और यहीं बीकानेर में एक शासक जिसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल नाम था। और कल्याणमल के दो बेटे हुए थे। कल्याणमल के दो बेटे हुए थे, एक का नाम था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ है जो काव्य रचना करते थे वो किस नाम से करते थे? पित्थल के नाम से। किस नाम से? पित्थल के नाम से काव्य रचना करते थे। तो कल्याणमल के एक बेटे राय सिंह और एक बेटा पृथ्वीराज राठौड़। कभी अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था। और उस समय अकबर कहता है जब पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को लेकर कल्याणमल जाता है और वहीं से कुछ राजपूत राजा है वो दरबार से उठकर चले जाते हैं, तो अकबर यही कहता है, राय सिंह को देखकर भी कहता है, पृथ्वीराज राठौड़ भी दरबार में होते हैं। तो एक तालाब है वहां पर, सुक्कर तालाब। कौन सा? सुक्कर तालाब के किनारे जो नागौर दरबार लगाया गया था, तो उसमें कल्याणमल है वो अपने दो बेटों को लेकर जाता है, जहां पर अकबर के द्वारा राय सिंह को एक किला, मेहरानगढ़ का किला है वो जागीर के रूप में दिया जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ को एक किला गागरोन का, कौन सा किला? गागरोन का किला है वो भेंट किया जाता है। तो ये जो गागरोन का किला है वो झालावाड़ में है। गागरोन में कौन सा शब्द है? गागर। गागर में सागर और सागर में पानी। और ये जो गागरोन है वो कौन से किले का? जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के द्वारा एक किला भेंट किया गया था। कौन सा? गागरोन का किला भेंट किया गया था, जो आहू और काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। तो पृथ्वीराज राठौड़ है वो किस नाम से? पित्थल के नाम से काव्य रचना करते थे। और एक फेमस जो रचना है वो है पित्थल और पाथल। पित्थल व पाथल। पित्थल जहां नाम आता है वहां पृथ्वीराज राठौड़ का आता है। पाथल जहां नाम आता है तो एक सूरवीर का नाम आता है महाराणा प्रताप। और ये पित्थल व पाथल जो रचना है वो कन्हैया लाल सेठिया की है। एग्जाम विषय ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के किले में एक रचना लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचनाकार है वो कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। और पृथ्वीराज राठौड़ की ये जो रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, एग्जाम विशेष ध्यान रखिएगा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी को प्रकाशमान करने का श्रेय किसे जाता है? यानी ये जो रचना है वो पहले की है, लेकिन इसको दुनिया के सामने लेकर कौन आया? जहां पर नाम आता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, भी इसको दुनिया के सामने कौन लेकर आया था? क्योंकि दुनिया के सामने जो लेकर आया था वो था एलपी टेसीटोरी। तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी को प्रकाशमान करने का श्रेय जाता है किसे? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ने एक बात कही थी। एलपी टेसीटोरी ने कहा भी यहाँ जो डिंगल है, डिंगल का अगर कोई असली हीरो है, असली कोई राजकुमार है, तो अंग्रेज है वो हीरो को हेरोस बोलता है। अंग्रेज है वो हीरो को हेरोस बोलता है, इसलिए डिंगल का हेरोस, डिंगल का राजकुमार है वो किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। डिंगल का हेरोस कहा किसने है? एलपी टेसीटोरी ने कहा है, क्योंकि वेली कृष्ण रुक्मणीरी को प्रकाशमान करने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को जाता है। कुछ अन्य भी रचनाएं हैं पृथ्वीराज राठौड़ की।
जैसे दसम भागवतरा दुहा। एक रचना है दशरथ राउत। एग्जाम विशेष इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी भी गई है। गंगा लहरी, आपको याद रखना है, दसम में दशरथ गंगा लहरी। बोलिए दसम में दशरथ गंगा लहरी। दसम में दशरथ गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है, जो किस नाम से? पित्तल के नाम से काव्य रचना करते थे। अभी बात करते हैं अपने कन्हैया लाल सेठिया की, जिन्हें राजस्थानी भाषा का भीषम पितामह कहा जाता है, क्योंकि अपने यहाँ जो साहित्य है, साहित्य के लिए इन्हें है वो मूर्ति देवी पुरस्कार से भी नवाजा गया, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। बहुत ही अतुलनीय योगदान है वो किसके द्वारा दिया गया? कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा दिया गया। जो कन्हैया लाल सेठिया है वो सुजानगढ़ के रहने वाले थे। सुजानगढ़ पड़ता है चूरू में। सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे। विषय कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था। इनकी एक रचना है वो पूछी गई थी लिंटांस के नाम से। यह एक पक्षी है जो विजयादशमी, जिसे हमने दशहरे के नाम से जाना जाता है, विजयादशमी के दिन एक पक्षी है वो शुभ माना जाता है। कौन सा? लिंटांस। अन्य रचनाओं में धरती, धोरारी, जमीन रो धनी, कुण है, ऊंचला घर, मंझला घर, मिंझर, कुक्कू, आघोरी काल, सबद, दीड। ये जो रचनाएं हैं वो किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की है। जैसे एक रचना है माइडी रो हेलो, माइडी रो। तो आप अपने कुछ रचनाएं हैं वो कन्हैया लाल सेठिया की, कुछ रचनाएं हैं वो चुटकियों में याद करेंगे भी। एग्जाम विशेष से जो रचना कन्हैया लाल सेठिया की होगी वो अपने है वो चंद सेकंडों में है वो पहचान सकेंगे भी ये रचना है वो कन्हैया लाल सेठिया की है। तो बातों ही बातों में याद रखिएगा, कन्हैया लाल सेठिया को एक बार सपना आया। कन्हैया लाल सेठिया को एक सपना आया, सपने में पक्षी आया, सपने में एक पक्षी आया, उड़ता हुआ आया। दशहरे का दिन था, शुभ माना जाता है। कौन सा? लिंटांस। कौन सा? लिंटांस पक्षी है वो उड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ आया। किसके पास आया? कन्हैया लाल सेठिया के पास आया। तो ये दोनों घूमने गए, ये दोनों घूमने गए। तो घूमने गए तो इनको एक धरती दिखाई दी, इनको एक धरती दिखाई दी। तो ये धरती कैसे दे? धोरारी। धरती कैसे दे? धोरारी। जाते ही पूछा ये जमीन रो धनी कौन है? ये जमीन रो धनी कौन है? तो दो आवाज आई। कितनी आवाज आई? दो आवाज आई। एक आई ऊंचले घर से और एक आई मंझले घर से। एक आई ऊंचले घर से और एक आई मंझले घर से। एक बोला मिंजर, एक बोला कुक्कू। एक बोला मिंजर, एक बोला कुक्कू। तो कवि ने सोचा भी ये कैसा काल है? ये कैसा काल है? ये तो कोई अघोरी काल है। ये कैसा काल है? ये तो अघोरी काल है। तो कवि ने गुस्से में आकर क्या बोले? शब्द बोले। गुस्से में आकर क्या बोले? शब्द बोले। और शब्द के साथ बोला अरे ढीठ। कवि है तो कैसे बोलेगा? कवि है वो थोड़ा रमणीय अंदाज में, किसी को गाली भी देगा तो वो किस अंदाज में देगा? रमणीय अंदाज में देगा। तो इनकी एक रचना है रमणीय रा दुहा। रमणीय अंदाज में कहा अरे ढीठ, अरे ढीठ, ई जमीन रो धनी और कोई नहीं। ई जमीन रो धनी तो पित्तलो रे
पातल है। ये जमीन रो धनी तो पीतल हो रे पातल है। पूछा पीतल कौन? तो पीतल पृथ्वीराज राठौड़। बोला पातल कौन? तो पातल तो महाराणा प्रताप है। पातल तो महाराणा प्रताप है। इतने में नींद खुल गई, क्योंकि क्या गया? हेला। क्या गया? एक हेला। हेलो कीरो माइडीरो, हेलो कीरो माइडीरो हेलो। तो माइडीरो हेलो आ गया। माइडीरो हेलो आनता ही भी याद रखना है, माइडीरो हेलो है वो जैसे ही माइडीरो हेलो भी आता है, माँ का बुलावा आता है, तो नींद है वो अचानक से खुल जाती है और लीन टान से वो चला जाता है। तो ऐसे आपका नैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं वो याद रख सकते हैं। जिन्हें राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कहा जाता है। तो राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? अगर राजस्थानी भाषा का विषम पितामह है वो कन्हैयालाल सेठिया है, तो राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। और सूर्यमल मिश्रण है वो हिंडोली के, कहाँ के रहने वाले थे? हिंडोली के रहने वाले थे। हिंडोली पड़ता है बूंदी में, बूंदी आता है हाड़ौती में। बूंदी किस में आता है? हाड़ौती में आता है। तो सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं हैं वो किस में है? हाड़ौती में है। तो सूर्यमल मिश्रण की सबसे जो फेमस है वो याद रखिएगा वंश भास्कर। कौन सी है? वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण की रचना है वो वंश भास्कर। 1857 की क्रांति को समर्पित ग्रंथ वीर सतसई। वंश भास्कर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रकार से अपने पढ़ा था, पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? पृथ्वीराज रासो को पूरा है वो जलहन ने किया। तो वंश भास्कर को पूरा किसने किया? तो वंश भास्कर को पूरा किया था मुरारी दान ने पूरा किया था। 1857 की क्रांति को समर्पित ग्रंथ कौन सा है? तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। राम सिंह के, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण जो हिंडोली गांव बूंदी के रहने वाले थे और बूंदी के रहने वाले थे। तो वंश भास्कर में इतिहास भी किसका लिखा हुआ है? बूंदी का लिखा हुआ है। अन्य रचनाओं में बात करते हैं, इनकी जो रचना है राम रजाट, राम रजाट भी सूर्यमल मिश्रण ने मात्र 10 वर्ष की आयु में एक रचना लिखी थी, राम रजाट। एक रचना है वो बलवद विशाल, बलवद विशाल। एक रचना का नाम आता है धातु रूपावली। एक रचना है सत्य रासो। ये आपको कहीं भी दिखाई दे, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के रहने वाले थे और बूंदी के राम सिंह के, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राम सिंह के तो राम रजाट, कौन से? राम रजाट है। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि 1857 को समर्पित ग्रंथ भी लिखा था। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रजाट, बलवद विशाल, धातु रूपावली और सत्य रासो, ये जो रचनाएं हैं वो किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। पंडित ओझा को पैसे याद रखेंगे, पैसे, पंडित ओझा पैसे, प्रतापगढ़ पैसे। प्रतापगढ़ का व्यवस्थित इतिहास है वो पंडित ओझा ने। और पैसे प्रतापगढ़ होता है तो पैसे परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर जिला नंबर 33 और राज्य नंबर 35 भी बनाया गया था। कौन सा? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का व्यवस्थित इतिहास लिखा था किसने? पंडित ओझा ने। और पंडित ओझा ने यहीं भी याद रखना है, पंडित ओझा। तो एक नाम आता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का, जो कर्नल टोड के द्वारा, कर्नल टोड ने 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम है वो राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अंग्रेज विद्वान के जो ग्रंथ था, अंग्रेज विद्वान का जो 3 चरणों वाला ग्रंथ था, उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ गलतियां थी। उन गलतियों को सुधारा था किसने? उन गलतियों को सुधारा था पंडित ओझा ने। इसीलिए याद रखना है, पैसे पंडित ओझा, पैसे प्रतापगढ़, पैसे प्राचीन भारतीय हिंदी लिपि माला शास्त्र भी किसने लिखा? पंडित ओझा ने। एग्जाम विशेष एक प्रश्न का ध्यान रखिएगा, राजस्थान का गरीबन किसे कहा जाता है?
राजस्थान का गरीबन है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गरीबन है वो पंडित ओझा को विशेष याद रखना है। प्राचीन भारतीय हिंदी लिपि माला शास्त्र के रचयिता भी कौन है? पंडित ओझा। और पंडित ओझा ने है वो सिरोही का इतिहास लिखा था, क्योंकि पंडित ओझा भी कहाँ के रहने वाले थे? सिरोही के रहने वाले थे, तो सिरोही का इतिहास लिखेंगे। सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के रहने वाले थे, तो कहाँ का इतिहास लिखेंगे? बूंदी का इतिहास लिखेंगे। तो विशेष तौर से है वो पंडित ओझा, पंडित ओझा को याद रखना है। इसीलिए पूर्ण राजस्थान का इतिहासकार है वो पंडित ओझा को कहा जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम विशेष में, अपने है वो पूर्ण राजस्थान का इतिहासकार नाम देखते ही सीधा आंसर पुटअप करते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड का नाम नहीं लेना है, वो राजपूताने के, राजस्थान के राजपूताने के इतिहास के जनक माने जाते हैं। लेकिन पूर्ण राजस्थान का इतिहासकार है वो किसे कहा जाता है? पंडित ओझा को कहा जाता है। यही कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? कविराज के नाम से श्यामल दास को जाना जाता है, जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे। और इनकी जो रचना है वीर विनोद के रचयिता है वो कौन है? श्यामल दास। कविराज के नाम से है वो किसे जाना जाता है? श्यामल दास को जाना जाता है। एग्जाम विशेष ध्यान रखिएगा। वीर विनोद के अंतर्गत 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। और वीर विनोद के रचयिता है वो कौन है? श्यामल दास है। तो विशेष तौर से है वो इनमें जितनी भी रचनाएं हैं, कांस्टेबल, हाई कोर्ट, पटवार, तो एक रचना है वो एग्जाम विशेष पूछ ली जाती है। अन्य रचनाएं हैं जैसे नाम आता है दुर्सा आड़ा का, अन्य रचनाओं में अपने पढ़ेंगे। दुर्सा आड़ा का नाम आता है, जो कहाँ के रहने वाले थे? जालोर के रहने वाले थे। ये जो दुर्सा आड़ा है वो जालोर के रहने वाले थे। समकालीन में बात करेंगे तो अकबर के समकालीन थे। बहुत ही फेमस रचना है इनकी किरतार बावनी। एग्जाम विशेष याद रखिएगा, किरतार बावनी विरुद्ध चैत्री। तो किरतार बावनी के रचनाकार कौन है? दुर्सा आड़ा है। तो ये कुछ कवि परिचय है। इसके अलावा है नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे जितने भी संगीत अकादमियां हैं, भाषा और बोलियों से संबंधित जो अकादमियां हैं, जो साहित्य अकादमियां हैं, उनकी जानकारी। और आपको है वो टेलीग्राम लिंक पर भी है, वो PDF फाइल में है, कुछ अकादमियां हैं वो मिल जाएगी। तो अपना ये टॉपिक है वो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा अन्य और भी बेटर वीडियो है आपको स्टडी विद प्रकाश चैनल पर है उपलब्ध होते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने भी टॉपिक हैं आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश में है, वो जुड़े रहिएगा। स्टडी विद प्रकाश चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।